नमस्ते एंड वेलकम। ये हमारे पॉडकास्ट का थर्ड एपिसोड है। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं हमारे गेस्ट रूपाली जी का, क्योंकि अब धीरे धीरे आप सब भी इनको अच्छी तरह से जानना शुरू कर दिए हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनके बारे में कुछ बताएं। तो रूपाली गुप्ता एक स्पिरिचुअल गाइड और मेडिटेशन टीचर है। इनकी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी एक लगभग 10 साल पहले शुरू हुई थी, और थ्रू इयर्स ऑफ अ डेडिकेशन एज ए सीकर ऑफ ट्रूथ, सत्य को पहचानने और जानने के, और मेडिटेशन के द्वारा इन्होंने अपनी सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल हीलिंग और डीपर पर्पस ऑफ लाइफ के गहरे गहरे राजों को पाया है। अब रूपाली जी ये सब हम सब के साथ शेयर करना चाहती हैं, जिसको हम सब ढूंढते रहते हैं इतना ज्यादा। तो ये अब बेसिकली ये उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई है जो लाइफ में क्लैरिटी, इनर पीस और सफरिंग से मुक्ति पाना चाहते हैं। अपने इस गहन पुरुषार्थ के मंथन से प्रेरित होकर रूपाली गुप्ता अब लोगों को इमोशनल ब्लॉकेजेस, पास्ट बर्डन्स या बैगेज आप कह सकते हैं, को छोड़ने और खुशी और सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पर चलने में मदद करती हैं। उनके गाइडेंस से कई लोगों को न्यू कॉन्शियसनेस में जीने और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में समर्थता या एम्पावरमेंट आई है। तो हमें उम्मीद है कि आप भी चाहेंगे। तो अब अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो कि एक यूट्यूब चैनल है इनका, हैप्पीनेस सेंटर, रूपाली जी इस सेवा को ग्लोबल ऑडियंस को भी ऑफर करती है। तो इसलिए ताकि जितने भी जो लोग हैं जो उसको ढूंढ रहे हैं, वो डार्कनेस से लाइट की तरफ जा सके, क्योंकि आखिरकार यह को क्रिएट करेगा एक मोर पीसफुल और कॉन्शियस वर्ल्ड को, जो कि पूरी दुनिया के सारे लोग किसी ना किसी बहाने कर ही रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों को लेकर रूपाली जी से। तो रूपाली जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका सेल्फ रियलाइजेशन का अनुभव कैसा था। क्या वो एक सडन या अचानक पल था, या धीरे धीरे कदम रखते हुए आपके सामने अनफोल्ड हुआ? प्लीज बताएं। जी रीना सिस्टर, सबसे पहले थैंक यू आपके इतने सुंदर परिचय के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। अ, जैसे कि ये जो जर्नी है ये अ, मैंने पहले बताया कि एकदम से तो रियलाइजेशन नहीं होता है। हाँ, लेकिन वो रियलाइजेशन का जो सीड है, जो बीज है, वो हमारे अंदर होता है। तो हम लोग मतलब बचपन से अगर अपने आप को देखें, जो लोग जिनकी ऑब्जर्व करने की आदत होती है, जैसे मेरे मेरे अंदर हर चीज को बहुत ऑब्जर्व करने की आदत थी। तो उसमें मैंने अपने आप को आज जब प्लेबैक करती हूँ अपने पुराना अ, बचपन का समय, तो मैं ये रियलाइज करती हूँ कि मेरे अंदर बचपन में एक चीज थी, वो ये कि भगवान को जानने की, और ना सिर्फ जानने की, लेकिन मुझे बहुत सारी इंसाइट्स लगती थी कि मुझे चाहिए। लाइक हम जहाँ घर में रहते थे, तो उस घर में माहौल था थोड़ा सा एक भय डर का, जहाँ पर बहुत सारी घर में, क्योंकि हमारे घर में पहले हमारे दादा परदादा थोड़ा ठीक ठाक फैमिली से थे, मतलब अच्छा पैसा था, तो कई बार चोरी वगैरह हुई। तो इसमें बचपन में जब हम बड़े हो रहे थे, तो हमारे खास तौर से जो मेरी मदर थी, वो अक्सर कहा करती थी कि ये ताला बंद कर लो, ये दरवाजा अच्छे से बंद कर लो, ये ऐसा कर लो। तो मैं सोचती थी कि क्या होगा, क्यों करना है। तो बोलते थे कि पहले चोर आए हैं, क्योंकि हमारा घर जो है ना वो आंगन वाला हुआ करता था, है अभी भी है। तो उसमें बहुत सारी चोरियां हुई हैं। हमारे दो तीन कमरों में जो तिजोरियां थी, वहां ऊपर से चोर आंगन के थ्रू आकर सब लेकर गए, खाली करके गए हम लोगों को धन के उससे पर्सपेक्टिव से। तो मैं अक्सर ये सोचती थी कि कभी चोर आएगा ना, तो मैं उसको ऐसे मार डालूंगी। फिर मैं सोचती थी अगर उसने मुझे मार डाला तो मैं सोचती थी कि ठीक है, मेरी आत्मा उससे बदला लेगी। तो फिर मैं सोचती थी कि अगर मेरी आत्मा उससे बदला लेगी, तो अगले जन्म में उसकी आत्मा मेरे से बदला लेगी, ऐसे तो कब तक बदला लेते रहेंगे। तो सोचिए, उस वक्त ऐसा कोई आत्मा का मुझे ज्ञान कोई स्कूल में या मदर से नहीं सिखाया गया था।
लेकिन आत्मा कॉन्सेप्चुअली कहीं ना कहीं से जो हम लोग इनग्रेन नॉलेज होगी उसमें पता था कि कुछ कुछ ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे अंदर की इंसाइट और मेरी ऑब्जर्विंग पावर अलग से थी बाकी लोगों से थोड़ा सा, जिसके कारण मुझे कई बार दूसरों से अलग थोड़ा व्यवहारिक प्रॉब्लम कह लो उसको उस समय होती थी। बड़े होने में फिर मैंने आपको पहले भी बताया जैसे शादी एक कारण बनी कि मुझे अपने अंदर जाने के, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें अच्छा लगता था मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ग्रोथ चकाचौंध, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कंफर्ट लग्जरी शो ऑफ ये सब कुछ बहुत मतलब मुझे खींचता था और मैं उसमें रहती भी थी। अपनी फ्रेंड सर्कल में कजिन्स में सबसे ज्यादा फैशनेबल रहना, जबकि हम छोटी जगह पर रहते थे और छोटी जगहों में ऐसा कोई खास उस वक्त इंटरनेट का साधन भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे जो फैमिली रिलेटिव्स हैं वो सब शहरों में रहते थे तो एक्सपोजर था काफी कुछ, तो मेरी अंदर उन सब चीजों को लेकर काफी सेंसिटिवनेस थी कि मैं अच्छे से रहूं हर चीज में। तो फिर लेकिन जब शादी हुई, शादी में भी बहुत सारी चीजें मिली, सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये रियलाइजेशन होने लगा कि नहीं मतलब कोई रिश्तों से प्यार नहीं मिल रहा है या जो साधन है माना फाइनेंशियल जो चीजें आपकी हैं उससे भी नहीं, नौकरी से भी नहीं, पढ़ाई से भी नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मुझे अंदर से सेटिस्फाई कर रही थी। क्योंकि शायद कहते हैं ना वो सीड जो होता है वो जिस उसका जब समय आता है क्लाइमेट टेम्परेचर और पानी वानी उसको सब जब मिलने का समय आता है तो वो क्या तो बोलते हैं उसको, उसमें सैपलिंग लगना शुरू हो जाती है और ग्रोथ जी होनी शुरू हो जाती है। जी तो वो समय धीरे धीरे आता गया और धीरे धीरे बाहर की सर्कमस्टांसेस परिस्थितियां उसमें पानी डाल रही थी, ऐसे ऐसे माहौल बन के क्लाइमेट बनता जा रहा था। और फिर एक दिन धीरे धीरे करके बहुत हमने जैसे बताया कि मैंने अपने आप को स्पिरिचुअली शांत रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए ब्रह्मा कुमारी भी ज्वाइन किया, वहां से ज्ञान लेना शुरू किया। बट एक दिन ऐसा हुआ कि धीरे धीरे एक्चुअली रियलाइजेशन होने लगा कि अगर मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ये शरीर मतलब मेरा मेरा अगर ये बर्थ खत्म हो गया और मैं यही सब में लड़ती झगड़ती या जो भी यहाँ की प्रॉब्लम्स है समस्याओं में ही रहती चली गई, तो फिर मेरे साथ ये सब लोग तो कोई जाने नहीं वाला, फैमिली का कोई जाएगा नहीं, घर का कोई जाएगा नहीं, और मैं यहाँ पर जीवन अपना बर्बाद करके फिर दूसरी लाइफ में चली जाऊंगी, वहां भी अच्छी लाइफ मिलेगी पता नहीं। तो कुछ तो है जो मुझे यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक दिन ऐसी ही कोई बात होती है कि मेरे हस्बैंड से जब लड़ाई हो रही थी तो वो कहते हैं कि तुम मेरे नाक का नसूर हो, नसूरी बोलते हैं ना वो, मतलब ऐसा कुछ वर्ड। तो मुझे यस क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में हमें गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन हमारा होता है, तो परमात्मा हमें हमारे स्वमान याद दिलाते हैं और हमको हमारी सत्य से मिलवाते हैं। तो उसी वक्त मेरे अंदर ये अंदर से थॉट आया जब उन्होंने ये बोला कि लेकिन मैं तो वहां हम भगवान को परमात्मा को बाबा कहते हैं, तो उसमें मेरे अंदर एक थॉट आया लेकिन मैं बाबा की आंखों का नूर हूँ, माना दैट वाज द इंसिडेंट आई स्टिल रिमेम्बर कि उस दिन मेरे अंदर ये हुआ कि कोई भी संसार का मुझे उस दृष्टि से नहीं देख सकता जिस दृष्टि से परमात्मा देखता है। तो उसके बाद से और भी बहुत सारी चीजें होती गई, तो ये अवेकनिंग या ये सेल्फ रियलाइजेशन एकदम का नहीं है, ये धीरे 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 हुआ। और ये और भी ज्यादा बढ़ता गया जैसे जैसे अपने अंदर नॉलेज बढ़ती गई, क्योंकि हम लोग जितना नॉलेज लेते जाते हैं, नॉलेज को यूज करते जाते हैं, उतना ही हम एक्चुअली में रियलिटी को और अच्छे से देख पाते हैं, इंसाइट पा पाते हैं। सो दिस वाज नॉट अ सडन प्रोसेस बट यस अ स्लो प्रोसेस। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि ये एक सीकिंग है बेसिकली, इतनी आसानी से तो भगवान मिलता नहीं है जो हमें मिल गया है। और अपने अंदर एक जिज्ञासा प्यास होनी चाहिए, और जो प्यास बुझे भी नहीं, ये भी एक उसका वो रहना चाहिए। चलिए और आगे पूछते हैं आपसे। तो इस अवेकनिंग के बाद आपका दुनिया और जीवन को देखने का नजरिया कैसे बदल गया? देखिए जैसे हमने धीरे धीरे इस प्रोसेस में आ रहे थे, तो इस प्रोसेस में अपने आप ही बाहर जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है या जो फिजिकल रिश्ते या फिजिकल चीजें हैं, धीरे धीरे पता चला कि जब आपके अंदर थॉट प्रोसेस चेंज होता है तो जो लोग आपको फिजिकली आपकी लाइक डिसलाइक और आपके शौक की वजह से पसंद करते थे,
वो आपको धीरे धीरे अब उतना पसंद, या कह ले कि आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे ये जैसे जैसे हम आगे बढ़े, तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि अब ये लोग जो एक्चुअली मेरे साथ कनेक्टेड थे अभी तक, वो किसी स्वार्थ के वश थे। और वो स्वार्थ था कि मैं उनके जैसा उस वक्त सोचती थी, करती थी, बोलती थी, या जो भी उनके साथ चीजें करती थी। तो अब जब मुझे पता चला कि इन सब की खुशी के लिए मैं आज तक अपने आप को बदलती आई, इनके लिए मैं जीती आई, या इनके हिसाब से अपने आप को बनाती आई, और ये सब लोग तो इनकी सोच ही अलग है। इनको मुझसे प्यार नहीं है, इनको मेरी आदतों से प्यार था, या इनको आ, इनके जो इनकी जो खुद की नजरिया है वो बस उसी को देखना चाहते थे मुझ में। और आज अगर मैं बदल गई तो उनको मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मेरे जब खाने की हैबिट्स चेंज हुई, मेरी आध्यात्मिक जीवन की वजह से जो दिनचर्या है वो चेंज हुई, मेरा बात करने का तरीका में थोड़ा डिफरेंस आया, तो सब लोग थोड़ा कटने लगे, है ना। तो उस वक्त तो बहुत बुरा लगा। उस वक्त तो ऐसा लगा कि शायद अब क्योंकि मैं ये रास्ता बदल नहीं सकती थी, मुझे इसी रास्ते में खुशी मिल रही थी। लेकिन दूसरों के प्रति फिर मेरा ध्यान कम होता गया, मैं उनसे डिटैच होती गई, और धीरे धीरे अपने इसी स्पिरिचुअल स्टडी में डूबती गई। और एक दिन आया जब स्पिरिचुअल स्टडी से मुझे अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की जो डेप्थ है वो बहुत गहरी नजर आई। बहुत सारे इंसाइट और ऐसे धीरे धीरे जल्दी जल्दी होने लगे। फॉर द लास्ट 1.5 year इट वॉज अ क्विक प्रोसेस, जल्दी जल्दी हुआ। और तब से एक्चुअली जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे पिछले 6-7 साल से पूरी तरह से डूबी हुई थी, तो उस वक्त मुझे ये पक्का हो गया था कि अब मैं इस जर्नी से लौटूंगी नहीं, और मैं इसमें ही बिल्कुल साधु सन्यासी जैसी निवृत्ति मार्ग वाली हो जाऊंगी। बट और मुझे ये पूरा से यकीन था कि अब मुझे, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें दादियाँ, या हमारे जो पुराने लोग हैं जो पूरी समर्पित वहां रहते हैं, उनके जैसे ही होना है, वैसे ही बन जाऊंगी, ऐसा मुझे लगता था। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि या, इस जर्नी में साधु सन्यासी बनने के अलावा कुछ और भी होता होगा। हमें तो यही लगता है ना, जब आप स्पिरिचुअल मार्ग में चलते हो तो सारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छोड़ ही देते हो, जो कि छूटा था क्योंकि हम पुरानी जीवन को बदल रहे थे। पुराने जीवन वाले जो लोग थे वो आपको अब उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो छूट ही गया था। और हम अपनी स्पिरिचुअल स्टडी में पीछे नहीं देखना चाहते थे। तो लेकिन एक दिन आया जब पिछले 1-1.5 साल के अंदर, जब पढ़ाई, ये जो स्टडी है उसमें जब बहुत सटलनेस शुरू हुई, सूक्ष्मता शुरू हुई, तब ये रियलाइजेशन हुआ कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट चेंजिंग योरसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड। मतलब बाहर से अपने कपड़े बदल लेना, बाहर से अपना खाना बदल लेना, बाहर से लोगों के साथ जो अलग अलग लोग हैं उनके साथ उठना बैठना चेंज कर देना से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट। स्पिरिचुअलिटी का मीन्स कि आप पूरे सबके साथ भी, चाहे जिसके साथ बाहर से रहो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे भी ऊपर से लोग दिखें, या किसी भी आदत वाले लोग हो, लेकिन आपके अंदर की गहराइयां जो है, आपके अंदर की जो नॉलेज है, और आपका जो सेल्फ रियलाइजेशन है, वो किसी भी बाहर की परिस्थिति के कारण बदले नहीं। और इनफैक्ट आप जब अंदर नॉलेज से शाइन करते हो, अंदर आपके ट्रुथ की नॉलेज होती है, तो वो ट्रुथ की नॉलेज आपको जहां भी जाते हो वहां पे आपका वाइब्रेशन दूसरों को अफेक्ट करता है। और फिर कुछ हालात ऐसे बने, जैसे बोला कि हर चीज डेस्टिनी में पहले से डेस्टाइंड है, तो डेस्टिनी में फिर ऐसे वापस से परिस्थितियां बनने लगी कि जैसे बताया कि हम पहले हस्बैंड से दूर हुए थे क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत होने लगी थी। बट धीरे धीरे 1-1.5 साल में ऐसा चेंज आया कि यहाँ पर हस्बैंड भी इनडायरेक्टली दूसरी दूसरे सोर्सेस से अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करने लगे थे, उनमें काफी चेंजेस आने लगे थे। और मैंने उनको बोला था, पहले वो जब भी आते थे घर तो हमेशा पीछे पड़ जाते थे कि चलना है, कब चलना है, यहाँ कब तक रहना है, ऐसे कब तक जीवन गुजारना है। और यहाँ तक कि हम लोगों के बीच में स्टार्टिंग में डाइवोर्स की भी बात हुई थी, बट वो नहीं लिया हमने, बच्चा था क्योंकि। लेकिन धीरे धीरे बाद में मैंने तो बोल दिया था कि मैं उस दिन वापस आऊंगी जिस दिन आपको आपको मेरी जरूरत नहीं होगी। मैंने उनको हमेशा बोला कि मैं जब तक आप चाहते हो कि मैं वापस आऊं, मैं नहीं आऊंगी। और जिस दिन आपको मेरी जरूरत नहीं होगी, मेरे होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ेगा, उस दिन मैं लौटूंगी। तो फॉर द लास्ट 1.5 year जब वो आ रहे थे हम लोगों से मिलने, तो उनका ये बोलना भी बंद था, और उनका ये शायद कहना भी बंद था अभी कि तुम वापस आओ। तब मैंने उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस देखे, और मैंने ये भी कहा था कि नेचुरली मैं जब
मुझे लगेगा कि मैं वापस आकर रह सकती हूँ तब आऊंगी। मैं ना तो किसी इच्छा से आऊंगी कि मुझे कोई इच्छा है इसलिए लौट रही हूँ, और ना मैं आपके कहने से आऊंगी। इस बार मैं आऊंगी तो बस बहुत नेचुरल होगा आना। और वास्तव में ऐसे ही हुआ कि दिस ईयर उनका जब पिछले 6-8 महीने से ये बोलना बंद था, सिर्फ दिखावे के लिए बोलना बंद नहीं था, बिकॉज वो अपने अंदर काम कर रहे थे। और उन्होंने भी अपने अंदर किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी स्टेज पा ली थी। तब मैं लौटी ताकि हमारे साथ जब रिश्ता हो वो रिश्ता किसी स्वार्थ पे या कोई मजबूरी पे ना हो। और क्योंकि मैं स्पिरिचुअली इतनी अंदर जा चुकी थी कि लौटना बहुत मुश्किल था इस गृहस्थ जीवन में। और मैं ऑलमोस्ट पूरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अपने मन से त्याग ही चुकी थी। लेकिन ड्रामा अनुसार मैं जिस जिस मतलब कह लीजिए ये डेस्टिनी जो ऐसी बनी हुई है उसमें फिर से ऐसी चीजें होनी शुरू हुई कि मुझे वापस से हम जैसे मैंने बताया कि मैंने वो सेवाएं भी शुरू करी, हमारी जो स्पिरिचुअल सेवा होती है फिजिकल सेंटर में जाना वगैरह। तो वो भी धीरे धीरे वहां से मेरा कट ऑफ हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो ये हुआ कि नहीं, अब जब ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी है तो फिर चाहे मैं अपने वो होम टाउन से लूं चाहे मैं इधर से लूं। और इनमें चेंजेस भी आ चुके थे तो नेचुरली ये सब जब मेरे अंदर चेंज आया तो मैं आ गई यहाँ। तो अब दुनिया को जो बदल आपने बोला कि देखने का नजरिया बदल गया, उसमें ये था कि पहले मैं उनको हस्बैंड की नजर से देखती थी, तो मैं उनसे एक वाइफ की जो अंदर मजबूरियां होती है उसके हिसाब से सोचती थी। तो उसमें अंदर कमजोरी भी आती थी और बहुत सारी बंधन होते हैं, वो बंधन थे। बट अभी वो कोई बंधन नहीं है। अभी जो है तो एज अ दो इंडिविजुअल बीइंग है जो साथ में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ डेस्टिनी। और अपने अपने ड्रीम्स या अपने अपने जो हम लोगों को यूनिवर्स में जो काम मिला है हम वो कर रहे हैं अपने अपनी पूरी इंडिपेंडेंसी के साथ। और साथ साथ जो दूसरे लोग हैं परिवार के समाज के या फ्रेंड्स वगैरह, अब उनको भी देखने का नजरिया बदल गया कि पहले हमें लगता था कि हम उनसे मिलें तो हमें प्यार दें या रिस्पेक्ट दें, हम हम उनके साथ घुले मिले तो हमें उनसे कुछ मिले। लेकिन अब हो गया है कि अब मैं किसी से भी मिलती हूँ या जाती हूँ किसी के साथ तो उसमें ये रहता है कि मेरे पास जो है मैं उनको दे पाऊँ। और इनफैक्ट देने की भी नहीं, लेकिन बस मैं जो हूँ मैं उसमें रहती हूँ। और ऊपर से पहले जैसी रूपाली उनको वापस मिलने लगी है क्योंकि अब मैं उन पर अपनी स्पिरिचुअलिटी थोपती नहीं हूँ। पहले मैं स्पिरिचुअलिटी थोपती थी उन पर, मुझे जो ज्ञान होता था उसका थोड़ा शो ऑफ रहता था, जैसे बताया कि हम लोग फिजिकली स्पिरिचुअल दिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें ही गड़बड़ है। फिर जब आपको वो दिखना नहीं होता है, आप अंदर से बस होते हो और बाहर उसकी लाइट चमकती है, तो वो लाइट आपको एक्चुअली पता नहीं चलती कहाँ से आ रही, बट फिर आप जिनके साथ रहते हो वो लोग बड़े खुश रहते हैं और वो लोग हल्के रहते हैं। तो अब मुझे ये फीडबैक मिलता है कि हमें तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपने बहुत खूबसूरती से बोला। और ये बात सही है कि ये इतनी शक्ति चाहिए ये कहने के लिए कि मैं तब आऊंगी जब आपको मेरी जरूरत नहीं होगी। क्योंकि अगर हम देखें जितने भी रिलेशन हैं, चाहे वो बने हैं, वो किसी ना किसी ने एक्सपेक्टेशन के आधार पर ही है। चाहे वो गृहस्थ जीवन है या बच्चों का, और आजकल माँ बाप का रिलेशनशिप है कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। तो जब ये चीज निकल जाती है और आप इसको निकाल लेते हो अपने दिमाग से, तो आप बहुत शक्तिशाली बन जाते हो, जो कि आपने बहुत खूबसूरती से कहा। और इस शक्ति के पीछे ऑब्वियसली आपका सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन और मेडिटेशन की शक्ति है, जो कि इस ज्ञान के आधार से ही मिल सकती है। ये तो बिल्कुल सही बात है। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना पड़ता है। ऐसे हमारा भी कुछ ऐसा ही था भ्रम, जैसे साधु संत ऋषि मुनि आदि। आपने जिस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से ये पढ़ाई की है, वहां भी अधिकतर लोग सब छोड़कर सन्यासी जैसा ही जी रहे हैं, जैसे कि हमारा भी पहले यही इंप्रेशन था। और हमें भी लग रहा था कि हम जो है ना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां जाएंगे और चैन से जिएंगे। लेकिन आपने दोनों इस दुनिया में रहकर, जैसे कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर, एक खूबसूरत जीवन जीना शुरू किया। और कितने सारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही हैं, जो अपने घर में या बाहर। तो ये फैसला आपने कैसे लिया? देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं भी सब कुछ छोड़कर एक तरह से बुद्धि से सब कुछ छोड़कर ही वहां चली भी गई थी और यही सोचा था कि साधु सन्यासी, वहां के साधु सन्यासी व्हाइट ड्रेस वाले होते हैं, बाकी जगह अलग अलग ड्रेस के होते हैं।
तो मुझे भी वैसे ही बन जाना है, ऐसे ही मुझे भी पता था, जितनी नॉलेज और जितना एक्सपीरियंस दूसरों को देखकर अभी तक हुआ था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे बताया कि डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। मैं अंदर से एक्चुअली नल एंड वॉइड तक पहुंच रही थी। स्पिरिचुअलिटी में हमको सिखाते हैं, जिन जो लोग अच्छे एडवांस सीकर हैं उन सबको ये बताया जाता है कि जब आप अपने आप को ईगो लेस पाते हो, माना आपने ऊपर से जितनी भी झूठी लेयर्स पहचाने ईगो की बना रखी हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, जब वो सब आप छोड़ देते हो और जब आप नथिंगनेस में पहुंच जाते हो, देन दैट इज योर इनलाइटनमेंट। तो मैंने वो स्टेज को पाया है, उस चीज को मैंने वाकई में जिया है काफी समय तक, कि मैं कुछ नहीं हूँ। इनफैक्ट अभी कोई मुझसे कहता है आप अपना इंट्रोडक्शन दो, तो मैंने आपको भी, आपने जब मुझसे कहा अपना इंट्रोडक्शन दो, तो मैंने भी जहां पर मैंने जो युगल हस्बैंड है उनको बोला मेरा इंट्रोडक्शन दो क्या है। बिकॉज मुझे अभी अपना पुरानी जीवन का इंट्रोडक्शन याद नहीं है। मतलब याद तो है लेकिन मुझे बोलने में वो झूठा लगता है ना, कि मैं ये बताऊं कि मैंने ये पढ़ाई की है, मेरा ये है वो है। पहले उसी को शो ऑफ करके हम सेवाएं करते थे कि फलाना ने ये पढ़ाई की है और ये तब भी अध्यात्म में आ गई है, लेकिन अभी वो भी बताने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि याद है मतलब इसका ईगो है ना। तो मुझे वो याद ही नहीं है, तो आपको किसी तरह इंट्रोडक्शन सिर्फ से जो आप ही लोगों ने देखा है अभी जो हम कर रहे हैं, बस उसी का शॉर्ट में भेज दिया। अदरवाइज तो जैसे कि आपने कहा कि दुनिया छोड़ देनी पड़ती है, तो यस, हमने अंदर से बुद्धि से पूरी दुनिया को छोड़ा था, तो ये झूठ नहीं है, लेकिन ये बुद्धि से छोड़ना होता है, शरीर और आपकी रियल लाइफ से नहीं। तो आपको जैसे बताया कि अब मैं वापस ही घर पे हूँ, वापस इस स्थूल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर फिर से एंट्री कर चुकी हूँ। अभी मैंने 4 दिन पहले अपनी एक फ्रेंड से, कॉलेज की फ्रेंड से, जो जो मेरे साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, उससे बात करी। वो बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई है। तो उसने, जब से वो इन्फ्लुएंसर बन गई है फैशनेबल वर्ल्ड वर्ल्ड की, और मैं यहाँ पे आध्यात्मिक हो गई हूँ, तो उसने मेरे से बहुत डिस्टेंस बना ली थी। बट अचानक से मुझे पता नहीं क्यों आया, उससे बात करती हूँ। तो उससे बात करी तो वो, उसको बताया कि मैं वापस यहाँ आ गई हूँ, तो बोलती हूँ वेलकम बैक टू द रियल वर्ल्ड। तो मैं अभी वापस, मुझे डेस्टिनी ने भेजा है, और अंदर से थॉट यही आता है कि जिस रास्ते से गुजर कर जो जीवन जिया है, उस पे जो लर्निंग्स हैं, उसकी जरूरत है लोगों को। और वैसे फैशनेबल वर्ल्ड के या सेलिब्रिटी टाइप के इन्फ्लुएंसर तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनलिटी के इन्फ्लुएंसर चाहिए, माना जिन्होंने ओरिजिनल जीवन में अपने जो कुछ भी स्ट्रगल से, एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं, शायद उसकी जरूरत है लोगों को। तो इसलिए वापस ये सेवा के रूप में वापस इस वर्ल्ड में आ गई हूँ। और बहुत पहले मुझे, मैं जब जॉब करती थी, तो हमेशा मैंने आपको बताया स्कूल में भी मुझे लगता था मुझे सोशल वर्कर बनना है। फिर जब जॉब करने लगी तो भी मुझे मजा नहीं आ रहा था, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि काम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो अभी तक हम एज एन स्पिरिचुअल इस संस्था से जुड़कर जो काम कर रहे थे, उसमें हमारा जो ज्ञान का शेयरिंग था वो चल रहा था, वो वही में, लेकिन वो पूरे समय नहीं हो सकता। तो अभी हम लोगों ने मतलब एज सच ये डिसाइड किया कि अब हम इसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ले जाएंगे, और अपने अंदर की ग्रोथ को अब बाहर की ग्रोथ में भी लगाएंगे, विच इज नॉट फ्रॉम बिकॉज ऑफ सम ग्रीड, कोई लालच की वजह से या कोई इच्छाएं और कामनाओं की वजह से, बट बिकॉज ऑफ द रियल रीजन, ओरिजिनल रीजन, कि मेरे पास जो है उससे लोगों की मदद हो, और लोगों का भी माइंडसेट खुले कि एक्चुअली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमारा दुश्मन नहीं है। केवल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति जो हमारी अप्रोच थी, जिसमें वो जो हम कहते हैं हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस की जो बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसकी एब्सेंस से अगर आप बाहर की ग्रोथ करो, तो एक्चुअली यू विल बी इन द हेवन, है ना। तो वो अब समय आ गया है जब हम सब लोग ये सारी वाइसेस, जो बुराइयां हैं एक रावण की अंदर की, जिनको हम अहंकार कहें, ईगो कहें, ईगोलेस ग्रोथ करने का टाइम आ गया है। तो खुद ईगोलेस ग्रोथ का जब एक्सपीरियंस होगा तो दूसरों को भी बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी तरह से बताया आपने। इसमें कुछ कुछ मेरे दिमाग में एक इडियम आ रहा है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो किस चीज की इग्नोरेंस है, ये धीरे धीरे हम अपनी नॉलेज से, न्यू कॉन्शियसनेस और न्यू अपनी अवेकनिंग से सीखते हैं। तो चलिए अब आप ये बताइए कि अवेकनिंग के बाद फैमिली, करियर और रिलेशनशिप्स के प्रति आपका दृष्टिकोण जो बदला है, या आपका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या हुआ है और कैसे बदला है?
हाँ जी। तो शुरू में जब मुझे वापस आना था यहाँ पर, एक्चुअली मैं मार्च में जब अपने होम टाउन में थी, वहाँ बच्चा पढ़ता था। तो उस वक्त उसके जो फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं, उसके बाद 10-15 दिन का गैप होता है। तो उसमें मैं यहाँ पर वापस इधर आई थी हस्बैंड के पास। तो उस समय धीरे धीरे अंदर से आवाज आने लगी थी। इनफैक्ट पिछले 6-8 महीने से कुछ हालात वहाँ ऐसे बने थे कि लगने लगा था कि अब मेरी वहाँ जरूरत नहीं है। तो इसलिए अंदर से आने लगा कि शायद अब यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे होता है ना, कुछ होने के पहले एहसास हो जाता है, और स्पिरिचुअल मार्ग में तो और भी ज्यादा आपके जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांगली काम करने लगते हैं। आपको पता चलने लगता है आगे क्या होने वाला है। तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आपको एहसास होने लगता है चेंजेस होने वाले हैं। तो मैं जब यहाँ आई तो यहाँ पर पहले तो मुझे ये अपने आप को स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं फिर से गृहस्थ जीवन में लौटूंगी। आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज वाइफ नाउ। मुझे अभी पत्नी कहलाना, बहू कहलाना, और ये घर गृहस्थी की ये जो होती है ना टैगलाइंस, लेबलिंग, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। और मैं हमेशा कहती थी मैं कि तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मैं किसी की बहू नहीं हूँ। मीन्स आई एम समवन जो ये बिना लेबल्स के है। आप और मैं अगर हैं तो हम अपने अपने होने के वजह से रिस्पेक्ट किए जाने चाहिए, ना कि बिकॉज की क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ या मैं किसी की बहू हूँ या मैं किसी की बेटी हूँ इसलिए मुझे रिस्पेक्ट मिले। नो, मुझे रिस्पेक्ट इसलिए दो क्योंकि मैं हूँ। तो मुझे दूसरों से नहीं चाहिए, पहले मुझे अपने आप की रिस्पेक्ट इस वजह से हुई क्योंकि मैं हूँ, आई एम। तो इसलिए जब अपने आप की रिस्पेक्ट करना शुरू किया तो दूसरों से भी आ, उनके नजरिए को चेंज करवा पाई, क्योंकि वो लोगों को तो जो पुरानी प्रोग्रामिंग मिली है उसमें तो ऐसी नजरों से देखा जाता है, भाई ये क्या होता है, बहू नहीं हो तो कौन हो, बीवी नहीं हो तो कौन हो, बेटी नहीं हो तो कौन हो, है ना। तो अपनी प्रोग्रामिंग चेंज हुई तो उनकी भी प्रोग्रामिंग अपने आप धीरे 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 चेंज होने लगी। और अभी रिलेशनशिप्स में कोई बंधन नहीं है। अभी जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि रिसेंटली मेरी सिस्टर यहाँ पर ही रहती है। तो सिस्टर के जो इन लॉज है वो आए हुए थे। हमारी शादी को ऐसे 14 years हो गए, बट आई नेवर इनवाइटेड हर इन लॉज, कभी उनको घर में बुलाया नहीं। एक तो 7 साल से मैं यहाँ थी भी नहीं। तो उनको इस बार बुलाने के थॉट्स आने लगे कि इस बार उनको डिनर पे या लंच पे इनवाइट करते हैं। बट मुझे ये हुआ कि किस नजरिए से, अंदर से आवाज आ रही थी, क्योंकि हम लोग अपने आप से बातें करते हैं ना जब स्पिरिचुअल क्लींजिंग हो रही होती है, कि तुम उसको उनको किस रिश्ते से बुलाना चाहती हो, कि वो तुम्हारी बहन के इन लॉज है इसलिए बुलाना चाहती हो। तो दो आवाजें आ रही थी कि अगर इस तरह से बुलाना चाहती हो तो मत बुलाओ, क्योंकि ये बंधन है। कि अगर आप किसी को किसी रिलेशन के बंधन से बुला रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा कुछ लगता है, दैट मीन्स यू आर नॉट एक्चुअली यूजिंग द नॉलेज। तो मुझे आया कि नहीं बुलाऊंगी, ऐसे नहीं बुलाऊंगी। लेकिन वो थॉट आया जा रहा था बुलाना है बुलाना है। फिर एक दिन आया कि अच्छा बुलाना है तो सिर्फ इसलिए बुलाना है क्योंकि थॉट आ रहा है, क्योंकि आ रहा है और ये बंद नहीं हो रहा है, तो लेट्स इनवाइट देम। बट अभी उनको रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिनलिटी। वो जो है जैसे हैं यही बहुत है कि वो मनुष्य है उस रूप में बुलाना है। क्योंकि थॉट आपको आते हैं किसी के साथ मिलने के, किसी को किसी से बात करने के, बट किस वजह से आते हैं? कोई पीछे बंधन है कि आपको वो आपका कोई रिलेटिव लगता है इसलिए करना है कुछ। तो उसमें एक हैवीनेस होती है, फिर उसमें एक बर्डन होता है कि हम उनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं, उनको खुश कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब आप ये सारी बाउंड्री से बाहर आकर किसी से वन टू वन एज अ सोल टू सोल कनेक्शन रखते हो तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, बंधन नहीं होते। और आई थिंक उसके बाद एक बहुत प्योर हमारे बीच में रिश्ता होता है, जो कि एक जिसको मनुष्य की भाषा में इंसानियत कहे, ह्यूमैनिटी कहे, और हमारी स्पिरिचुअल भाषा में सोल टू सोल कनेक्शन ना। तो ये रिश्तों को देखने का नजरिया बदल गया है कि अब किसी से भी मिलते हैं तो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो कोई मेरे बॉडी की फ्रेंड है, बॉडी की मेरी कोई रिलेटिव है या कोई फैमिली पर्सन है, लेकिन वो बस मेरे जैसी ही एक इंडिविजुअल और उसकी इम्पोर्टेंस है इसलिए मिलते हैं। तो ये नजरिया बहुत बदल गया है। तो ये बिल्कुल सही है। हम सब जो कोशिश करते हैं, जो भी हमारे पर्सपेक्टिव में आए, हमारे रिलेशन में आए, हमारे माइंड में आए और फिजिकल कांटेक्ट में भी आए, तो हम देखें कि हम हमारा जो एक्शन है, चाहे थॉट का या वर्बल या अदरवाइज, उसका बीज क्या है। हम समभाव से ये काम कर रहे हैं या हमारी कोई और इंटेंशन है जो वर्डली मैटर को प्रमोट करते हैं। तो ये हाँ बहुत जी, सुंदर अभी है कि आपने एक करियर की बात भी की थी जी। उसमें, है ना। तो करियर तो एज सच करियर जैसी चीज तो अब हमारी वैसी तो रही नहीं जो प्रोफेशनलिज्म वर्ल्ड में होता है उस तरह का। लेकिन आज के युग में करियर जैसे शब्द बड़े फैशनेबल से हैं। तो
मेरे लिए करियर नहीं है, इट्स वे ऑफ योर लाइफ, कि जो मैं अंदर से हूँ वही मैं बाहर कर सकूं, और साथ साथ उसको जो बाहर की दुनिया की रिक्वायरमेंट्स है उसमें कुछ किसी को दे सकूं, तो वही कर रहे हैं। तो अब आप इसको करियर कहो या इसको सेवा कहो, एक ही बात है हमारे लिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि जब मैं खुद अपने रेस्पेक्ट करती हूँ, सेल्फ रेस्पेक्ट करती हूँ, स्वमान खुद को देती हूँ। सारे शब्द जो हमारे हिंदी के ना, स्वमान, स्वतंत्रता, सब में स्व है। तो जब हम खुद अपने आप को रेस्पेक्ट करते हैं, नॉट एज ए बॉडी, बट कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, जिसकी अवेकनिंग होती है, तब हम जो भी हमारे आसपास है हम सबको वैसे ही देखते, तो बहुत ही खूबसूरत सा माहौल भी बनता है। तो आपसे दोबारा पूछना चाहेंगे कि जब स्पिरिचुअल क्लैरिटी और वर्ल्डली मैटर्स, जैसे आपके बॉस कहते हैं, जैसे जो करियर करते हैं, कि नहीं हमारे को ये वाली रिपोर्ट अभी चाहिए, नहीं नहीं आपको अभी ये काम करना है, और आपको लगता है आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो जब स्पिरिचुअल क्लैरिटी और वर्ल्डली मैटर्स की डिमांड्स क्लैश करती हैं, तो आप कैसे हैंडल करती हैं? वो फैमिली मैटर्स में भी हो सकती हैं। हाँ, देखिए, मेरे लिए बॉस कोई करियर का बॉस तो है नहीं, क्योंकि मैं अब किसी की नौकरी नहीं कर रही हूँ। यस, लेकिन घर में ही जिम्मेदारियां जो एज अ रोल दी गई है, एज अ वाइफ, एज अ मदर, उसमें जब डिमांड होती है कि भाई बच्चे पर ध्यान देना है, क्योंकि एज अ मदर उसको लर्निंग देनी है, अच्छा ग्रोथ एटमॉस्फेयर देना है। तो मैंने एक चीज स्पिरिचुअल लाइफ में पहले सीखी भी थी और अनुभव भी की, कि जब आप अपने अपना ख्याल रख रहे होते हो, जब आप अपने अंदर की यात्रा पे चल रहे होते हो, तो यू आर अ चूजन वन। आप चूज किए गए होते हो। और जब आप चूज किए गए होते हो, तो जिसने आपको चूज किया है उसने उन लोगों का भी ख्याल रखना चूज किया है जो आपसे रिलेटेड है। तो मैं आई डोंट रिमेम्बर मैंने पहले शेयर किया है कि नहीं, लेकिन जब मैं वहां पर थी अकेले अपने बेटे के साथ, और यहाँ पर हस्बैंड अलग थे, तो कई बार ऐसे लोगों के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, और मेरे मदर में और औरों में आए भी, कि कभी वो बीमार पड़ गए तो क्या होगा, कभी कुछ हो गया तो क्या होगा, कोई उनके साथ नहीं है, कितना मुश्किल होता है अकेले रहना। ऐसी ऐसी कई बातें आती थी। तो मैं लेकिन, क्योंकि इस रास्ते में, इस नॉलेज में थी, और मुझे ये निश्चय था कि मैं चूजन वन हूँ, मेरे ऊपर मैंने खुद ये रास्ता चूज नहीं किया है, मुझे डेस्टिनी यहाँ तक लेकर आई है। तो वो जिसको भी मेरे से रिलेटेड उसने मुझे ये लाइफ दी है, वो उसका भी ख्याल रख रही है। तो आई वॉज सो मच सरेंडर्ड। मैं इतना सरेंडर्ड थी कि जो होगा वो, मैं हर चीज में राजी। तो परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास था कि अगर एज अ हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड को अब मैंने हस्बैंड की नजर से देखना कम, एज अ सोल देखना ज्यादा शुरू कर दिया था। तो मुझे ये था कि सब भगवान के ही बच्चे हैं, भगवान जानता है किसका ख्याल कैसे रखना है, और वो होगा। और वास्तव में इतने सालों में ऐसी परीक्षाएं आई कि शायद मेरे ना रहने से कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और सब अच्छे से हुआ, बल्कि उनकी खुद की सेल्फ डिस्कवरी भी हो गई। और रही बात बच्चे की, तो मैं जब आपको उस समय की बात बताती हूँ जब मैं कंसीव थी। माना जब हम कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय भी हम पहले थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले चुके थे फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी इटसेल्फ। सिस्टर शिवानी और उषा दीदी वगैरह से सुनते थे, तो गीता सुनी हुई थी। उसमें आत्मा को मैं उस वक्त आवाहन करती थी, मेरे पास मेरे वोम में जो बच्चा आए वो ऐसा 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 हो, पूरी मैंने जिसको वो लोग आजकल वो शब्द यूज करते हैं ना, गर्भ समथिंग, गर्भ गर्भ संस्कार। शास्त्र या कुछ ऐसा कुछ। हाँ, गर्भ संस्कार जैसा। तो हाँ। जब मैं पहले भी मैंने कंसीव करने के पहले भी काफी इस चीज पे अपने ऊपर काम किया था, मैंने एक तरह से आवाहन किया था, जिसको आजकल की भाषा में मैनिफेस्ट कहते हैं। बट मैं मैनिफेस्ट, लोग ज्यादातर समझते हैं कि हम फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड की चीजों को मैनिफेस्ट करें, बट जी मेरे लिए बिल्कुल। वो फिजिकल नहीं था, वो एक एनर्जी थी। एज अ सोल जो मेरे पास मेरे बच्चा बनकर आए, वो एक ऊंची सोल हो, और उसके बाद जब वो हो भी गया, तो भी मैंने फिर धीरे धीरे देखा कि जो जो चीजें मैंने बोली थी कि उसके अंदर हो, तो भगवान ने इतने अच्छे से ख्याल रखा कि मेरे इतने साल की, वो आज 10.5 साल का है बेटा, लेकिन उसने उसकी पढ़ाई में मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको बड़ा करने में मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसका बॉडी से लेकर उसका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस सब कुछ कई बच्चों से बहुत अच्छा था, जिनकी मम्मी पापा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, बहुत ज्यादा उन पर परेशान होते हैं, उससे भी अच्छा था। तो एज अ मदर मैंने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान कभी नहीं दिया। फादर उसके साथ थे भी नहीं, लेकिन तब भी वो
अंदर से भी बहुत स्टेबल और बाहर से भी वो शारीरिक लेवल से भी बहुत स्टेबल हुआ। तो आई थिंक जब आप परमात्मा के रास्ते में निकलते हो तो आपकी बाकी की सारी, अगर आप समर्पण बुद्धि हो तो सारी चीजें ऑलरेडी टेक केयर हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस जब बढ़ जाती है तो अपने आप सारे काम अपने ऑटोमेटिक होते, देखा भी जाए तो प्रकृति और जानवर जितने भी है सबको अपने आप ही भोजन मिल रहा है, वो अपने आप ही ग्रो कर रहे हैं। तो अच्छा, इससे फिर एक बात क्वेश्चन उठता है कि आपकी जो न्यू अंडरस्टैंडिंग है उसमें सक्सेस और फेलियर इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो आपकी नजर में अब ये कोई डेफिनेशन है, कोई ग्रे लाइन है बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, या उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे देखते हैं? अ, देखिए, मेरे लिए ना स्पिरिचुअल जर्नी अभी भी चल रही है ना। और ये मटेरियलिस्टिक और बाहर का जो ये वर्ल्ड दिख रहा है, इसी में मेरी स्पिरिचुअल जर्नी अंदर से सीक्रेटली चल रही है। तो अभी तक दुनिया के हिसाब से तो सक्सेस और फेलियर ऐसी है कि मैं बाहर से कुछ बड़ा बन जाऊं, बाहर से कोई बड़ी पोजीशन ले लूं, या इतना पैसा कमा लूं, या इतना घर, इतना बैंक बैलेंस कर लूं, या मैं बाहर से लाइफ स्टाइल में कुछ बहुत बड़ा चेंजेस ले आऊं। तो दुनिया की सक्सेस और फेलियर वैसे डिफाइन होती है। मेरे लिए सक्सेस और मेरे लिए फेलियर बाहर का कुछ भी नहीं है। मैं हर बाहर की चीज को ये समझती हूँ कि दिस इज अ चैलेंज फॉर मी विच आई हैव टू गो थ्रू एंड रियलाइज माई इनर पावर्स। तो मेरे लिए वो बाहर की चीजें मेरी स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स माई सक्सेसफुल स्पिरिचुअल जर्नी। और उस पूरे जर्नी में मैं अपने सोर्स यानी अपनी मूल जो मेरी सत्यता है उसमें कनेक्टेड रहती हूँ। तो मुझे यस ब्लिसफुल और बहुत आनंद का एहसास होता है। इसलिए मुझे लगता है मैं तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी हूँ। लेकिन बाहर से दुनिया को जो दिखावे वाली सक्सेस लगती है, अभी शायद वो वर्ल्ड की सक्सेस अगर वो भी अगर डेस्टिनी देती है, तो ही शायद ये प्रूव हो पाएगा कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हम लोग अपनी स्पिरिचुअल स्टडी में कहते हैं विष्णु के जैसा बनना, लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना। तो लक्ष्मी और नारायण मीन्स व्हेन नारायण इज अ कॉन्शियसनेस, जब आप अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हो तो लक्ष्मी आपकी दासी की तरह पैर दबाती है, माना आपके ऊपर निछावर हो जाती है पूरी तरह से। तो अगर मैं अपने सोर्स, अपने कॉन्शियस लेवल पे हाईएस्ट कॉन्शियस में पहुंच जाती हूँ तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी मेरी सेवा के लिए तैयार हो जाता है। बट मुझे उसकी कोई लालसा नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ। मैं अपनी इनर ग्रोथ के लिए सब कुछ कर रही हूँ और उससे बाहर की ग्रोथ अपने आप हो रही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। जितने भी ऋषि मुनि वगैरह हुए थे, ये तो है नहीं कि उन्होंने कोई जॉब करी थी या उन्होंने अपने लिए कोई पैसा अर्जित किया। उनके लिए सब कुछ प्रोवाइडेड फॉर था किसी ना किसी फॉर्म में। और वैसे ही धर्म स्थापकों के लिए भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने कभी किसी चीज के लिए कुछ नहीं कहा, सब कुछ इसको प्रकृति ने वैसे भी प्रोवाइड किया। तो बहुत सुंदर। अब प्रश्न ये आता है कि इतने सारे चैलेंजेस हैं, मनी, रिलेशनशिप्स और करियर, जो कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, तो इन सब की जुगलबंदी करते हुए आपके अंदर के शांति को बनाए रखने का राज क्या है? अगेन, जैसे हमने मेडिटेशन बोला या हमने स्टडीज यहाँ पर करी हुई है, उस स्टडीज में जो नॉलेज मिली है, विजडम मिली है, दैट इज कॉल्ड लाइट, है ना। तो जब भी बाहर का, आपकी बॉडी का और रिलेशंस का या फाइनेंसेस का, ये सब चीजें होती, मेरे लाइफ में बहुत जुगलबंदी चली है, फाइनेंस, रिलेशंस, हर चीज की। तो इसमें इतने सालों तक स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज बनी रही। तो जिसको लोग मेडिटेशन समझते हैं, एक्चुअली मेडिटेशन इज नॉट समथिंग टू सिट एंड काम डाउन ना, एक बार बैठकर कर लेने से नहीं होता। एक्चुअली मेडिटेशन का राइट फॉर्म है टू टेक द राइट नॉलेज। तो राइट नॉलेज जो कि आपकी एक सबकॉन्शियस माइंड में आपकी समझ को चेंज कर देती है, माना इनर प्रोग्रामिंग चेंज कर देती है। तो वो इनर प्रोग्रामिंग ही फिर आपको आपके बाहरी सर्कमस्टांसेस को हैंडल करने में हेल्प करती है। तो ये इतने सालों की अर्जित की हुई नॉलेज और उसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की विजडम है जो मुझे ये जुगलबंदी करने में या बनाए रखने में हेल्प कर रही है। बिल्कुल। और क्योंकि अब जैसे ऑडियंस सुन रही है और देख रही है कि जैसे कि रूपाली जी एक एग्जाम्पल तो है ही, और इसमें सब कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान का पूरा, नॉलेज का पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो ये जो अवेकनिंग जो रूपाली जी कर रही है, ये सारे ऑडियंस भी कर सकते हैं। इसके लिए उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। तो एक प्रश्न ये उठता है, बहुत लोग समझते हैं कि रियलाइजेशन के बाद जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। क्या यह सच है?
हाँ, आपने ये जो बात बोली है ना, ऐसा लोग समझते हैं, क्योंकि मेरी कजिन से जब मैं मिली, यहाँ पर मेरी कजिन रहती है, तो मैंने उसको बताया, क्योंकि कुछ मैक्स बहुत सारे लोगों को ना नेचुरली ही बिहेवियर में आ, बहुत बैलेंस मिला है। मतलब उनके बिहेवियर में पहले से कोई गुस्सा नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, बहुत काम डाउन रहते हैं, काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। कई लोगों को नेचुरली बाय बर्थ काफी अच्छे गुण और विशेषताएं मिलती है, उनको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा होगा उसकी वजह से। और जिसमें से मेरी जैसे ये कजिन भी थी, वो बचपन से बहुत काम डाउन थी, पढ़ाई में अच्छी थी, तो उसने कर लिया सब कुछ। अब उसके फेवरेबल कंडीशंस में पली बड़ी बड़ी हुई, तो उसको आज तक सब चीज ठीक ठीक चल रही है। बट हम जैसे लोग जिनको स्पिरिचुअलिटी खींचनी होती है, तो वो लोग को स्ट्रगल मिलता है लाइफ में। तो उसको जब मैंने बताया कि मैं यहाँ पर ये स्पिरिचुअल करके यहाँ तक जो हम वापस आए हैं, तो सबको होता है कि भाई क्या है। तो अब लोगों को लगता है कि अब वापस आ गई होगी तो अब तुम्हें तो गुस्सा नहीं आता होगा, तुम तो परेशान नहीं होती होगी, तुम्हें तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई होगी। तो जब मैंने उसको ये बोला कि ये किसने कहा, आज भी वो सब चीजें होती हैं पहले जैसी, आज भी हमारे कभी क्लैशेस हो जाते हैं, आज भी बाहर की परिस्थितियां, फाइनेंसेस, हेल्थ, सब कुछ होता है। लेकिन ओनली थिंग इज चेंज कि मेरी हैप्पीनेस खत्म नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि मैं उन चीजों से अब प्रभावित होती भी हूँ तो बहुत जल्दी ओवरकम कर लेती हूँ, और किसी चीज को लंबा खींचती नहीं हूँ बहुत जल्दी। अभी अभी कुछ बहुत ब्लंडर जैसी कोई बात हुई और 1 सेकंड के बाद खत्म। तो अभी अब ये नहीं कहूंगी कि मैं बिल्कुल ऐसे पहुंच गई हूँ कि मेरे अंदर से अब हलचल आती नहीं, सब एकदम स्टेबल हो गया है। लेकिन पहले और आज के कंपैरिजन में जमीन आसमान का अंतर है। और आज जो लोग पहले से ही बहुत स्टेबल हैं, काम डाउन है, उनके अंदर सबसे बड़ा एक साइड इफेक्ट है, वो है डर। मेजोरिटी पॉपुलेशन डर में जी रही है, कहीं उनके बच्चे ना चले जाएं, कहीं उनके घर ना छिन जाए, कहीं फाइनेंसेस ना खत्म हो जाएं, कोई ना कोई डर, बीमारी का डर। द बिगेस्ट थिंग आई हैव अर्नड इन दिस जर्नी इज कि निडरता से जीना, किसी चीज का डर नहीं लगे। तो ये जर्नी जब शुरू हुई है, तो जब आपके अंदर डर एक एक करके आप पहचानते जाते हो और वो ओवरकम करते जाते हो, तो एक्चुअली में फिर आपको और किसी चीज का वो रहता नहीं। लेकिन हाँ, समस्याएं तो आएंगी। मैंने बताया ना कि बाहर की परिस्थितियां अब आपको ऊपर उठाने के लिए आ रही हैं। जितना जितना हम ज्ञान से ये बाहर की परिस्थितियों को ओवरकम करते हैं, या अपने इंटरनल जो कमियां हैं जो हमें कभी कभी फिर से बहुत परेशान करती हैं, वो भी ओवरकम करते हैं, तो हम पहले से ज्यादा स्ट्रोंगर, ज्यादा वाइब्रेंट होने लगते हैं, वो ज्यादा पावरफुल होते चले जाते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल इंसान एक साधारण मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाले इंसान से काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। खुद अपनी जिंदगी का भी एग्जाम्पल रहा है कि बहुत तूफान आते थे तो क्यों क्या के क्यों में फंस जाते थे। लेकिन हम तूफान अभी भी आते हैं, लेकिन हम उसको हम आते हैं तो जाने भी देते हैं। और ये शक्ति सिर्फ ज्ञान से ही आ सकती है, तो सारे प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। जब ज्ञान में रहते हैं, सत्यता का बोध होता है, तो सब कुछ खत्म ही हो जाता है एक तरीके से। तो लेकिन एक बात और है इसमें कि ठीक है, लोग ज्ञान ले रहे हैं और चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और शक्ति बना रहे हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति जो अपने करियर और परिवार में व्यस्त है, वो इस स्पिरिचुअलिटी को अपने दैनिक जीवन में कैसे लाए बिना सब कुछ छोड़े। तो कोई भी कितना भी बिजी है, लेकिन आज के समय में हर कोई एक मोबाइल तो हाथ में लिए रहता है, और सबके पास इतना टाइम होता है कि वो उसमें रील्स देख सके, है ना। ज्यादातर लोग सभी इसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं या सोशल मीडिया में अपना टाइम लगा रहे हैं। तो आज के समय पर ये इंटरनेट इज सो मच यूजफुल कि आप उसी चीज से चाहो तो अपनी दुर्गति कर लो, चाहे अपनी सदगति कर लो। माना आप चाहे तो आप उसमें रील्स और दूसरों दूसरों की लाइफ देखकर और नेगेटिव वर्ल्डली न्यूज देखकर आप अपना समय वेस्ट कर दो और उससे नेगेटिव हो जाओ। या आप उसी टाइम को कुछ स्पिरिचुअल, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव सुनकर, कोई अच्छे संगठन से जुड़कर क्लासेस या स्टडीज सुनकर आप अपने आप को बड़ा कर लो, बड़ा पावरफुल बना लो। तो कोई भी इतना बिजी कभी नहीं होता है कि वो आ, रोजमर्रा के काम से या नौकरी से थोड़ा सा भी टाइम ना निकाल पाए। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि कुछ समय मिले तो दोस्तों के पास जाकर बैठ जाऊं, या किसी से फोन पे बात कर लूं, या कभी कोई इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ वहां चला जाऊं, हॉलीडेज में चला जाऊं। तो जो वही टाइम जो हम लोग निकालते हैं, जो दोस्तों के पास या यहाँ वहां से कुछ करने का, उसी टाइम को बस आप अपनी नॉलेज बढ़ाने में यूज कर लो।
क्योंकि अलग से टाइम निकालने बोलेंगे तो सब लोग ऐसे भागते जैसे उनसे उनकी जीवन ही छीन ली जा रही है। बट असली बात यह है कि आपको उसकी नीड लगनी चाहिए कि आपको ये क्यों करना है ना। और ये वही कर सकता है जिसको बाहर उसने सब चख लिया है और फिर लगता है कि नहीं, मुझे नहीं मिल रहा, सब कुछ करके भी वो चाहिए, तो वही फिर इस रास्ते में आ पाता है। तो उसके बाद वो टाइम निकाल लेता है। और आपको एक बात बताएं, जब आप ये स्टडीज और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ में आते हो तो आपके पास बाहर की दुनिया का काम इतना हल्के से होने लगता है, इतना कहना चाहिए कि आप इतने आप में समर्थी आ जाती है, इतनी पावर आ जाती है कि जो काम आप बाहर पहले कई कई घंटों में मुश्किल से परेशान होकर करते थे, वही काम चुटकियों में और बहुत जल्दी और बिना भारी हुए, बिना मेहनत के होने लगते हैं, क्योंकि आपकी इनर पावर नॉलेज से बढ़ गई। तो स्पिरिचुअलिटी सच अ बून कि आपको वो अगर उसका टेस्ट लग जाए तो फिर आप छोड़ नहीं सकते। आपने बहुत खूबसूरती से इस बात को प्रेजेंट किया। इसका बिल्कुल ये सही आपने बताया कि जब सारा बाहर का चख लेते हैं, हमने पूरी दुनिया में सब कुछ चख लिया, जॉब भी कर, जैसे कि स्टैंडर्ड्स होते हैं ना सोशल लाइफ के, एजुकेशन लेना, जॉब करना, पैसे जमाना, शादी करना, उसको मैनेज कर, सब कुछ करने के बाद में लगा कुछ मिसिंग है, और यहाँ आने के बाद सारे प्रश्न खत्म हो गए हैं। तो ये खुद ही अपनी एक खोज है और जर्नी है जो सबको अपने इंडिविजुअल लेवल पे ही करनी है। उसके लिए उनको अपनी खुद ही दौड़ बनानी है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि छोटा सा बताया कि आपके हिसाब से एक सिंपल डेली रिचुअल और प्रैक्टिस जो सबके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, वो क्या हो सकती है? टू परमानेंटली कोलैबोरेट योरसेल्फ विद सम स्पिरिचुअल स्टडीज, अपने आप को एक सही जगह, जो जहां से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, वहां से जोड़ो। क्योंकि सिर्फ अपने आप से कुछ पढ़ने से या अपने आप से कुछ भी हिट एंड ट्राई करने से कई बार आपको टाइम ज्यादा लग जाता है। नो डाउट उससे भी बहुत अच्छी बात है आप अगर आप अपने आप ही कर रहे हो तो, लेकिन लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि सही जगह जोड़ो। क्योंकि आजकल स्पिरिचुअलिटी के नाम पर या धर्म के नाम पर बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, और सही बंदे को समझ नहीं आता क्या करे, कहाँ जाए। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज की भूख होनी चाहिए कि आपको कुछ करना है तो क्यों करना है और उसमें से क्या चाहिए। तो आपके लिए अपने आप यूनिवर्स आपको वो चीज देता है, आपको ऑप्शंस देता है, आप उसको सिलेक्ट करोगे तो फिर आपको वही डायरेक्शन देता चला जाता है कि क्या करना चाहिए। एक्चुअली वी आर नो बडी टू चूज दिस पाथ। हमें इस पाथ में अपने आप से डेस्टिनी लेकर आती है। तो बट कीप योर सेल्फ फ्री टू चूज दिस। अदरवाइज हम डरते हैं कि हम इसमें कहीं खो जाएंगे तो घर गृहस्थी सब छूट जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये सब बातें थोड़ा डराने वाली हैं, इनमें फंसे नहीं। बढ़ते चले, थोड़ा थोड़ा करते चले तो आप एक बहुत अच्छी सी इनर ग्रोथ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि जैसे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, और शेयर और भी दूसरे भी प्लेटफॉर्म से आपके साथ दूसरे जो जुड़े हुए वो शेयर करते हैं, ये जर्नी है आपकी अपनी खुद की। तो इसमें जैसे बोलते हैं ना, एकला चलो रे, तो ये एकला चलो रे ही वाली जर्नी है। तो अब बात ये होती होती है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में अकेले चलते हैं, तो ट्रू बैलेंस का मतलब क्या है उसके अंदर? अगर एक लाइन में आपको कहना चाहें तो ट्रू बैलेंस का मतलब क्या ट्रू बैलेंस इज टू बैलेंस योर विजडमफुल लाइफ विद मटेरियलिस्टिक लाइफ। आपके अंदर का सोर्स और बाहर का मटेरियलिस्ट, जैसे बोला लक्ष्मी नारायण एक हो जाना, विष्णु बन जाना, दिस इज अ ट्रू बैलेंस। है? जी। तो और आप अपने इंसाइट के बाद जो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग हुई है, वो क्या है? वो शेयर कीजिए। सबसे बड़ी लर्निंग जो हमें अब यहाँ मिली है वो है कि दिस ऑल वर्ल्डली थिंग्स विच इज गोइंग ऑन इज एक्चुअली अ ड्रामा, और ये एक नाटक है। और दिस ड्रामा एंड नाटक इज प्री रिकॉर्डेड, पहले से बना बनाया है। इसमें कोई भी कुछ भी कर रहा है वो फिक्स्ड है, और सब निर्दोष है, कोई भी कुछ गलत नहीं कर रहा है, गलत सही कुछ होता नहीं है। इसलिए अभी वो पावर आई है कि अब जो भी कुछ हो रहा है उसको देखते हुए भी ना देखें, जो भी कुछ सुनाई दे रहा है उसको सुनते हुए भी ना सुने, और जो भी कुछ हम सोच रहे हैं इनफैक्ट उस सोच से भी अपनी पहचान ना बनाए, और हर चीज में तुरंत की तुरंत फुल स्टॉप लगाकर एक एक मोमेंट को एंजॉय करते चले। ये आत्मा, ये सोल जर्नी इस बॉडी के थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजरती है, तो वेलकम ऑल द एक्सपीरियंस।
अच्छे बुरे सबको एक समान दृष्टि से अपनाएं, जैसे गीता में लिखा है ना कि निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी सब में एक समान एक रस अवस्था। तो यस, दिस इज द वंडरफुल लर्निंग, एंड इसको साक्षी होकर देखना, साक्षी दृष्टा बनना, मतलब कर्तापन के भान से मुक्त रहना, दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग। थैंक यू सो मच रूपाली जी। अगर आज आपको यूथ के लिए एक यूनिवर्सल मैसेज देना है जो उन्हें स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों में बढ़ने में मदद करे, तो वह क्या हो? बी ओरिजिनल विद योर सेल्फ। आप जो हो जैसे हो, आप परमात्मा को यूनिवर्स को बहुत प्यारे लगते हो, और ऊपर से आप जो हो उसको किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। आप अपने अंदर को पहचानो तो आपको अपने ऊपर वाली जो भी चीजें हैं, कभी किसी यूथ को या किसी को भी लग सकता है कि मैं शरीर से अच्छा नहीं दिखता हूँ, या मेरे पास कोई पर्टिकुलर टैलेंट नहीं है, या मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, या मेरे पास इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है जो दूसरों में होती है या ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो पहले तो आप अपने आप को इनसाइड से जानकर अपने ओरिजिनल सेल्फ से प्यार करो, जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो। और फिर उसके बाद उस इनर विजडम से अपने बाहर के पावर्स को यूज करके वर्ल्ड को जीत लो। और वर्ल्ड को जीतने का मतलब ऑलवेज इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी और फेम, इट इज मोर अबाउट योर इनर सेटिस्फैक्शन। आपने बिल्कुल सही कहा। भगवान की नजर में सब बराबर है, लेकिन जब ये नॉलेज मिली तो हम सब कैसे उसकी नजर में बराबर है तभी पता लगता है। तो आज कृपाली जी, थैंक यू सो मच। आपने इस सत्र में दिखाया कि स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, बल्कि साथ साथ चल सकते हैं, बैलेंस बनाकर, और अंदर और बाहर की शांति आसानी से बना सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि सब्र का फल मीठा होता है। इस जर्नी में पहला कदम बढ़ाएं। तो हिम्मतें होते ना, हिम्मतें मर्दा मदद खुदा। भगवान ने आपका हाथ संभाल रखा है, बस आपको अपना टेंशन देना है उस तरफ। तो ये कुछ टेकअवेज है कि पूरा चेंज आपके अंदर है पॉसिबल, सिर्फ आपको सोचने से पहले सोचना है। सो बी द चेंज इन स्पिरिचुअल सेंस कैन डू वंडर्स टू योर लाइफ। Thank you so much, Rupali, and thank you, audience. Thank you, Reena sister, and thank you everyone. Thank you. Thank you for watching us.